यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और जो भी नए कैंडिडेट हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों ने यूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप कर दिया होगा और हायर की भी परीक्षा हो सकता है संभवतः आप लोगों का कि मार्च में हो। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि की बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो लेक्चर। वैसे जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, जो भी लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए, वो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। इस समय आपके पेड बैच में प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवाद हो रहा है और इसके बाद में फिर कल होगा प्रयोगवाद, उसके बाद नई कविता, समकालीन कविता, उसकी बात की जाएगी। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो अभी तक का जो वीडियो लेक्चर छूट गया है वो सारे वीडियो लेक्चर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जैसे कि हिंदी भाषा का इतिहास हो चुका है, देवनागरी लिपि का विकास हो चुका है, हिंदी साहित्य के इतिहास में इस समय प्रगतिवाद आज प्रारंभ हुआ है और कल प्रयोगवाद होगा। इसके बाद में जैसा कि क्रम चल रहा है, जो यूनिट आपके पाठ्यक्रम में दी गई है उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे आलोचना पढ़ेंगे, फिर काव्य शास्त्र पढ़ेंगे जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र होगा, फिर वैचारिक पृष्ठभूमि होगा, कविता होगा, फिर उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, अन्य विधाएं। तो इसी क्रम में हम लोग चल रहे हैं जैसा कि पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो आज का ये वीडियो पब्लिश वीडियो है। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो चैनल पर देख रहे हैं वीडियो को, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रगतिवाद, जिसका समय 1936 से 1943 तक बताया गया है। सन 1936 से लेकर 1943 तक हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष आंदोलन चला जिसे प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 ईस्वी से इसलिए माना जाता है क्योंकि वर्ष 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिवाद की शुरुआत वैसे स्वच्छता युग में ही हो गया था, लेकिन इसकी स्पष्ट प्रवृत्तियां उत्तर स्वच्छंदतावाद में ही उभरती हैं। विश्व का पहला लेखक संगठन 1934 में गोरकी के नेतृत्व में रूस में प्रभावी हुआ, जिसका नाम यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स था। ई.एम. फोस्टर ने 1935 में पेरिस में हेनरी बारबूस की पहल पर प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की। ये जो प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद आप देख रहे हैं कि अगर हम भारत में बात करें, जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने ऊपर आपको बताया कि भारत में इसकी जब स्थापना हुई 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की, तभी से प्रगतिवाद का प्रारंभ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि प्रगतिवाद जो लखनऊ में जिसका अधिवेशन हुआ, भारत में जो स्थापना हुई, ये किसके सहयोग से हुआ? यह प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए 1935 में, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि 1935 में पेरिस में हेनरी बारबूस की पहल पर प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो 1935 में ही लंदन स्थित भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का निश्चय किया था और इस निर्णय को कार्यरूप में बदलने का काम किसने किया था? तो मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर। लिख लीजिए, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर। और आपने देखा है कि परीक्षा में यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है, कई बार आपने देखा भी होगा, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर। वहीं पर संघ का घोषणा पत्र भी तैयार किया गया, जिसका सारांश किस पत्रिका में छपा था जानते हैं? जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था, मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर ने जिसके लिए कार्य किया, उसका सारांश प्रेमचंद ने हंस पत्रिका में छापा था।
और वही आगे चलकर भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ लखनऊ में 1936 में, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की। तो ये दो चीजें आप लिख लीजिए, किसके प्रयास से, तो मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर। और घोषणा पत्र जो तैयार किया गया था उसका सारांश किस पत्रिका में छपा था, तो हंस पत्रिका में। इसे जरूर लिख लीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए। लेखनी कुमारी, मीना, हीरामुनि, संगीता, सुनीता, सुमन, कंचन, अर्पित कुमार, जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं सभी लोग जरूर ध्यान दें। जो नए लोग हैं जिनका एडमिशन अभी हुआ है वो सभी लोग ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठे, जो चीज़ें बताई जाए उन्हें लिखते चलें। जैसे मैंने मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर की बात की, प्रेमचंद ने हंस पत्रिका में छापा उसकी बात की, तो इसे आप लोग जरूर लिखते चलें, शॉर्ट में जरूर बनाते चलें। अगर लेक्चर देख रहे विनु, अनु, सविता, संजीव, सुरेंद्र, हरेंद्र, श्वेता, रुचिता, निर्मला, प्रिया, उर्मिला, सभी लोग ध्यान दें। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं जो हमारे पेड मेंबर्स हैं जिनका एडमिशन हुआ है, मीनाक्षी, सरिता, अखिलेश, नागेश, मंजुला, हरिंदर, पूनम, प्रीति, सीमा, प्रज्ञा, सभी लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें। अब आगे देखते हैं हम लोग। प्रगतिवादी काव्य में छायावाद की भाषा, आध्यात्मिकता, वैतिकता तथा काल्पनिक करुणा इत्यादि का विरोध किया, क्योंकि प्रगतिवादी मार्क्सवाद को अपना आधार मानते थे। यहां पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो प्रगतिवादी थे उन्होंने छायावाद की भाषा का विरोध किया, आध्यात्मिकता का विरोध किया, वैतिकता का विरोध किया, काल्पनिक करुणा का विरोध किया। विरोध क्यों किया? विरोध इसलिए किया क्योंकि वे प्रगतिवादी मार्क्सवाद को अपना आधार मानते थे। जो प्रगतिवादी थे वो किसे अपना आधार मानते थे? तो मार्क्सवाद को अपना आधार मानते थे। अब बहुत सारे लेखक ऐसे भी हैं जो इसका विरोध भी करते हैं। वो यह कहते हैं कि यह प्रगतिवाद की मार्क्सवाद ही है। लेकिन यह चीज समझ में नहीं आती है कि मार्क्सवाद का आधार कैसे। जो आलोचक उनका यह मानना है कि हिंदी में प्रगतिवाद का जन्म 19 सदी में ही हो जाना चाहिए था। अगर मार्क्सवाद ही आधार है तो प्रगतिवाद का जन्म 19वीं सदी में ही हो जाना चाहिए, क्योंकि उस समय यूरोप में मार्क्सवाद की धूम मची हुई थी और हिंदुस्तानी लोग यूरोप के संपर्क में अच्छी तरह से थे। लेकिन वास्तविकता यह है कि हिंदी में प्रगतिवाद जो पैदा हुआ वो प्रगतिवाद 1930 में देखने को मिला। अगर इसकी बेस देखा जाए तो 1930 में ही मिला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्रेमचंद की जो रचना है गबन, प्रेमचंद का जो उपन्यास है गबन उपन्यास में एक पात्र है जिनका नाम है देवी दीन खटिक के मुंह से बड़े लोगों के स्वराज की आलोचना और श्रमजीवियों के सुनहले भविष्य के विषय में भविष्यवाणी करवाते हैं प्रेमचंद जी कि अभी 10-5 वर्ष चाहे ना हो, लेकिन आगे चलकर बहुमत किसानों और मजदूरों का ही हो जाएगा। इतना ही नहीं, जयशंकर प्रसाद का जो तितली उपन्यास है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। जयशंकर प्रसाद का जो तितली उपन्यास है, उस उपन्यास में भी इस उभरते हुए वर्ग की छाया स्पष्ट रूप में देखने को मिलती है। और ये वही समय है 1930 के आसपास की ही अगर हम बात करें तो आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लोकमंगल की साधना अवस्था पर जोर दे रहे थे। तो इसका बीज हमको पहले ही 1930 के आसपास ही मिलने लगता है। तो ऐसा माना गया है कि केवल यह कह देना कि इस पर मार्क्सवाद का प्रभाव है, गलत है। केवल मार्क्सवाद का ही प्रभाव नहीं है, बल्कि इसके लिए भूमि पहले से ही तैयार हो रही थी। तो मार्क्सवादी का इस पर आधार है, ये मानते हैं। मार्क्सवादियों का मानना है कि साहित्य कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, बल्कि उत्पादन प्रणाली का एक उप उत्पाद है। इसके तहत प्रमुख विचारक कार्ल मार्क्स है, फ्रेडरिक है, लेनिन है, एंजल्स है, माओ है, आदि के विचार आते हैं।
अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि ठीक है, जिन लोगों ने विरोध किया उनके बारे में आपने बता दिया, लेकिन मार्क्सवादियों का प्रभाव फिर माना क्यों जाता है? देखिए, मार्क्सवादियों का प्रभाव इसलिए माना जाता है कि मार्क्सवादियों का जो मानना था उसे भारतीय लेखकों ने उस रूप में नहीं लिया, बल्कि उसे जनसाधारण से जोड़कर देखा गया, जनसाधारण के रूप में लिया गया। इसलिए यहां पर आप देखेंगे कि इसे मार्क्सवादियों का आधार मान लिया गया। साहित्य सबके लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए है, तो इसलिए मानव जाति से जोड़कर देखा गया, इसलिए इसे मार्क्सवादी का आधार मान लिया जाता है। अब अगर मार्क्सवाद का आधार मान लिया जाता है तो मार्क्सवाद के जो सिद्धांत हैं उन्हें भी ध्यान देना होगा। मार्क्सवादियों के दो प्रमुख सिद्धांत थे, एक था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा था ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिनमें से मूल रूप से अगर मुख्यतः हम लोग देखें तो प्रगतिवाद का जो आधार है वो मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है जिसका संबंध प्रकृति और जगत की नियमों की व्याख्या से है, और इसी के तहत मार्क्स के निषेध का नियम आता है। अब आप कहेंगे सर, निषेध का नियम क्या है, ये नहीं समझ में आता है। देखिए, मार्क्सवादियों का यह मानना था कि प्रकृति की हर वस्तु में कुछ अंतर्विरोध होते हैं, जिसके कारण वस्तु के भीतर पक्ष और विपक्ष में द्वंद्व की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इन दोनों के संघर्ष से एक नई स्थिति उत्पन्न होती है, जो वस्तुतः इन दोनों का समझौता ही कह सकते हैं। बाद में इसका विपक्ष स्वयं पक्ष बन जाता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और इसी को निषेध का नियम कहा गया है। और यही मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यही प्रगतिवाद का आधार बना। इसका संबंध मनुष्य के, जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, इसका संबंध मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या से है। इसके तहत मार्क्सवाद के शोषक और शोषित वर्ग की व्याख्या आती है। जब शोषक और शोषित वर्ग की व्याख्या की बात आती है तो यह भी आपको कहीं ना कहीं प्रगतिवाद में देखने को मिलेगा। भाई, जहाँ तक मानवीय समाज का प्रश्न है, मार्क्स का यह मत है कि किसी भी समाज की व्याख्या उसकी बुनियादी संरचना अर्थात उत्पादन प्रणाली के आधार पर हो सकती है। शेष सभी संरचनाएं जैसे राजनीतिक, सांस्कृतिक, कला, साहित्य, इसी बुनियादी संरचना द्वारा निर्धारित होने वाली ऊपरी संरचनाएं हैं। तो स्पष्ट यह है कि साहित्य जहां स्वतंत्र रचना नहीं बल्कि उत्पादन प्रणाली का ही एक उत्पाद है, और इसी को आधार बनाकर मार्क्स के अनुसार यह कहा गया कि लोग उत्पादन के साधनों के मालिक बन जाते हैं और बिना श्रम किए लाभ कमाते हैं, जबकि बहुसंख्यक वर्ग उत्पादन के साधनों पर श्रम करता है किंतु उसे सीमित आय से ही गुजरना पड़ता है। हर समाज में यही दो वर्ग होते हैं जिसे मार्क्स ने शोषक और शोषित वर्ग कहा है। मार्क्सवाद भाववादी विचारों द्वारा प्रतिपादित हृदय परिवर्तन के विचार से सहमत नहीं है, क्योंकि उसके भौतिकवाद के अनुसार भौतिक स्थितियां बदलने से विचार बदलते हैं, न कि विचार बदलने से भौतिक स्थितियां। मार्क्स ने धर्म और राष्ट्र जैसी संकल्पनाओं, विवाह और परिवार संस्थाओं, पूंजीवाद का विरोध और साम्यवाद का समर्थन किया है, जो कि प्रगतिवाद में देखने को मिलता है। तो यहां पर साम्यवाद का समर्थन किया। यह साम्यवाद आया कहां से है? अगर हम साम्यवाद की बात करें तो साम्यवाद पर अक्सर आप देखेंगे कि साम्यवाद पर अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न भी रहता है। साम्यवाद पर कौन सा प्रश्न रहता है? साम्यवाद पर या समाजवाद पर आप देखेंगे कि कथन दिया जाता है, इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि यह कथन किसका है। तो साम्यवाद हो या समाजवाद हो, ये किससे उत्पन्न हुआ है? तो पूंजीपतियों का जो विरोध है, पूंजीपतियों के विरोध के ही आधार पर हुआ है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद
की विचारधारा है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। कई बार यह परीक्षा में भी पूछा गया है साम्यवाद के आधार पर कि राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद की विचारधारा है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का मानना है कि जो साहित्य सर्वहारा के हित में नहीं है वह उसकी आवाज नहीं बन सकता है, और वह साहित्य नहीं बल्कि शोषण को बनाए रखने की व्यवस्था है। और इसी संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो लेनिन ने यह कहा है कि साहित्य क्रांति के लिए एक हथियार मात्र है। अब प्रगतिवाद जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो प्रगतिवाद हम लोग पढ़ रहे हैं, इस प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? यह प्रगतिवाद प्रगतिशील लेखक संघ में कहां से और कब घुस आया? तो 1936 में अगर हम देखें कि प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्षीय भाषण जो दिया प्रेमचंद जी ने, उसमें कहीं पर भी प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि प्रगतिशील शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रगतिशील शब्द का प्रयोग किया गया है। यह भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रेमचंद के अध्यक्षीय भाषण में प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, और उसमें लिख दिया जाएगा 8, 10, 5, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा वो तो यही कहेंगे कि 10 बार हुआ होगा या 5 बार हुआ होगा या 4 बार, जो भी विकल्प में हो। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग पूरे अध्यक्षीय भाषण में कहीं नहीं हुआ है, बल्कि प्रगतिशील शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसे शिवदान सिंह चौहान के विशाल भारत में प्रकाशित एक लेख है, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, 1937 में। इसमें मार्क्सवादी सिद्धांतों की चर्चा की गई है, पर प्रगतिवाद की नहीं। ऐसे प्रगतिशील लेखक संघ के किसी भी घोषणा पत्र में प्रगतिवाद के सिद्धांतों की चर्चा नहीं है। लेकिन रूपाभ पत्रिका जो है, जो प्रगतिशील विचारधारा का पत्र है, जो सुमित्रानंदन पंत के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ, लेकिन इसमें भी कहीं पर भी प्रगतिवाद शब्द नहीं आया है। यहां पर एक प्रश्न आपके लिए यह उठता है कि प्रगतिवाद या प्रगतिशील विचारधारा की पत्रिका कौन सी है, या प्रगतिवाद विचारधारा के समर्थन में निकाली गई पत्रिका कौन सी है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, रूपाभ, हाँ, इसके विरोध में कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, उन पत्रिकाओं की भी बात अभी हम लोग आगे कर रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ठीक है, अगर 1936 में नहीं हुआ, 1937 में नहीं हुआ, 1938 में नहीं हुआ, यहां तक कि 1940 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के पूना अधिवेशन में नंदुलारे वाजपेयी ने इसी विषय पर भाषण दिया, लेकिन यहां पर भी प्रगतिवाद शब्द नहीं आया। यानी 1936 में प्रारंभ हुआ, 1940 तक हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं है। सर्वप्रथम प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग हमको कहां मिलेगा? तो प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1942 में मुक्तिबोध में मिलेगा। मुक्तिबोध ने जब लिखा प्रगतिवाद एक दृष्टि लेख लिखा, जो आगामी कल पत्रिका में प्रकाशित हुआ, सर्वप्रथम प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किसने किया, यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका उत्तर होगा मुक्तिबोध। आगे तार सप्तक में, इसके बाद तार सप्तक में आप देखेंगे कि प्रभाकर माचवे ने प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले मुक्तिबोध ने किया और उसके बाद प्रभाकर माचवे ने किया। ऐसा भी शब्दों को घुमाकर प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ? तो 1942 में हुआ। यह नाम पूछा जा सकता है, तो मुक्तिबोध। इस आंदोलन या विचारधारा का विरोध विशाल भारत पत्रिका में किया गया, विचार पत्र में किया गया और परिमल संस्था के द्वारा किया गया। तो यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं।
इसे भी आप ध्यान दें। भाई जब सुमित्रा नंदन पंत ने रूपाभ लिखा 1937-38 में, प्रगतिशील रचनाएं लिखने लगे, इनका संग्रह जो युगवाणी हुआ, युगवाणी में इन्होंने युग की वाणी कहा है। युगवाणी में इन्होंने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा है। और युगांत में उन्होंने युग का अंत, किस युग का अंत, तो छायावाद के अंत की घोषणा कर दी। लेकिन इसमें जो ग्राम्य जीवन के प्रति वैचारिक सहानुभूति व्यक्त की गई है और जितनी भी धाराएं इसमें छायावादी काव्यधारा से संबंधित हैं, इन सभी को रोकने के लिए कम प्रयास भी नहीं हुए। 38-39 में आप देखेंगे अज्ञे जी ने जो विशाल भारत की मैंने बात की, अज्ञे जी ने विशाल भारत का संपादन शुरू किया, जिसके माध्यम से इन्होंने इसका विरोध करना आरंभ कर दिया। 1947 तक में इसकी गोष्ठियों में सम्मिलित होते रहे। वहीं भगवती चरण वर्मा विचार पत्र के माध्यम से इसका विरोध करने लगे। इलाचंद जोशी और प्रयाग की जो परिमल संस्था थी, परिमल संस्था भी इसके विरोध में थे। तो इस तरीके से इसका विरोध भी किया गया है। प्रगतिवाद के बारे में आलोचकों और साहित्यकारों का जो कथन है, उस कथन पर भी ध्यान देते हैं। जैसे डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। वहीं अज्ञे ने कहा कि प्रगतिवाद ने सत्य का राजनीतिकरण, सपाटीकरण, संकुचीकरण कर दिया, जबकि कला, सत्य, जीवन इतने बंधाए नहीं है। वही बच्चन सिंह ने कहा कि प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफी संख्या में लिखी हैं। जब बच्चन सिंह की बात आती है तो एक चीज और ध्यान दें, इस धारा के कवियों की अगर बात करें तो इस धारा के प्रगतिवादी कवियों की नामावली के बारे में इन्होंने कहा है कि प्रगतिवाद के 3 कवि, जैसे ढाक के 3 पात, जैसे ढाक के 3 पात। कौन है ढाक के 3 पात? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बच्चन सिंह ने प्रगतिवाद के 3 कवि, ढाक के 3 पात किसे कहा है, या प्रगतिवाद के 3 कवि, ढाक के 3 पात बच्चन सिंह के अनुसार कौन है? तो आप लिख लीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि कॉपी पेन लेकर बैठिए। बहुत सारी चीजें पीडीएफ में नहीं होती हैं, आपको समझाते हुए चलते हैं, उसे आप लिखते चलें। नागार्जुन, नागार्जुन, ढाक के 3 पात में लिखे नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन, ये 3 हैं ढाक के 3 पात बच्चन सिंह के अनुसार। और इन तीनों में भी बच्चन सिंह ने यह कहा कि त्रिलोचन को तो कृपांक देकर उस श्रेणी में डाल दिया गया। असली प्रगतिवादी 2 ही हैं, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो आपको हम बता रहे हैं, ये बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है। अगर आपके पास किताब है तो पेज नंबर 411 पढ़ लीजिएगा। भाई बहुत सारे ये वीडियो पब्लिश है, बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो देख रहे होंगे, कहेंगे सर इसमें तो इतना ज़्यादा नहीं है, या ये मैंने नहीं पढ़ा है। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का पढ़ लीजिए, 411 पेज पर आपको मिल जाएगा, ढाक के 3 पात जो मैंने आपको बताया है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कमेंट करने लगते हैं सर साहित्य की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। भाई साहित्य की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है, ये हम लोग 14 साल से लगातार देख रहे हैं। परीक्षाओं में लगातार प्रश्न आ रहे हैं, जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा रहा है। तो यहां पर बच्चन सिंह ने कहा कि प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफी संख्या में लिखी हैं। अब प्रगतिवाद की विशेषताओं पर, प्रवृत्तियों पर हम लोग ध्यान देते हैं। मार्क्सवाद में विश्वास। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, मार्क्सवाद में विश्वास की जो हम बात करते हैं, अभी मैंने मार्क्सवाद के बारे में बताया, लेकिन उससे पहले मैंने यह भी आपको बताया कि जो प्रगतिवाद है, यह प्रगतिवाद छायावाद की प्रवृत्तियों का विरोध करता है। क्योंकि सन 35, अगर हम 1935 की बात करें तो 1935 के आसपास या उससे पहले साहित्य और राजनीति के संबंधों को लेकर
आप देखेंगे बार बार चर्चाएं हो रही थी। जिस तरीके से छायावादी युग में कहा जाता था कि साहित्य समाज का दर्पण है, कहा जाता था, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है। यह अक्सर कहा जाता है। यह कब से कहा जाना शुरू हुआ? यह छायावादी युग से कहा जाने लगा कि छायावादी युग में कहा जाने लगा कि साहित्य समाज का दर्पण है। यह कहने की पूरी हवा चल पड़ी। उसी तरह से अगर हम प्रगतिवाद में देखें या इस युग में देखें तो साहित्य और राजनीति की घनिष्ठता पर जोर दिया जाने लगा। जो कुछ अधिक समझदार थे वह तो साहित्य के इससे भी व्यापक कार्यों की ओर संकेत करने लगे। और एक मैथ्यू अर्नाल्ड का कथन है, उस मैथ्यू अर्नाल्ड के कथन को प्रगतिवाद में जोड़ दिया जाने लगा। अब आप समझ गए होंगे कि मैथ्यू अर्नाल्ड के किस कथन की बात हम करने जा रहे हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड भाई, जिस तरीके से आप जानते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, छायावाद में कहा जाता था, ऐसे ही प्रगतिवाद में क्या कहा जाता था? प्रगतिवाद में भी एक हवा चल पड़ी। और मैथ्यू अर्नाल्ड का जो कथन है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, साहित्य जीवन की आलोचना है, यह कहा जाने लगा। जिस तरीके से छायावाद में कहा जाता था साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसे ही प्रगतिवाद में मैथ्यू अर्नाल्ड का कथन कहा जाने लगा कि साहित्य जीवन की आलोचना है। और फिर आगे आप बढ़ेंगे तो यह भी कहा जाने लगा कि साहित्य सबके लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए है। तो इस तरीके से प्रगतिवाद आगे बढ़ा, छायावाद का विरोध करके, छायावाद की प्रवृत्तियों का विरोध करते हुए यह आगे बढ़ा। और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवाद में विश्वास की अगर बात करें तो मार्क्सवाद में जो विश्वास है वो क्यों है, कैसे है, थोड़ा समझते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मार्क्सवाद में विश्वास की जब बात करते हैं तो प्रगतिवादी चिंतन मार्क्सवाद है। भले ही बहुत सारे आलोचकों द्वारा इसका विरोध किया गया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मार्क्सवाद की जो अवधारणा है उस अवधारणा को सीधे न लेकर बल्कि उसे जनमानस से जोड़कर देखा गया। भारतीय या किसानों के जो बिंब थे वहां से बिंब उठाए गए, वहां से प्रतीक उठाया गया, लय के साथ लेकर चला गया। तो प्रगतिवादी चिंतन मार्क्सवाद है। प्रगतिवादी कवि साम्यवाद के आदर्श में पूरा विश्वास रखते थे। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था हिंसक क्रांति के साथ समाप्त होगी, जिसके परिणाम स्वरूप पहले समाजवादी तथा अंततः साम्यवादी व्यवस्था आएगी, जिसमें कोई शोषक और शोषित नहीं होगा। किसमें? साम्यवाद में। यानी समाजवाद के बाद साम्यवाद की अवस्था आएगी, और जो साम्यवाद की अवस्था आएगी उस साम्यवाद की अवस्था में कोई शोषक और शोषित नहीं होगा। और ये कभी सोवियत संघ में क्रांति का परचम फैलाने वाली मजदूर सेना को आदर के भाव से देखते हैं। और वहीं पर मुक्तिबोध ने ये कविता लिखी। मुक्तिबोध की ये पंक्ति है कि लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, उनका उनके स्त्री पुरुषों का मेरा लाल सलाम। यह पंक्ति मैं क्यों दे रहा हूं? पंक्ति इसलिए दे रहा हूं कि अक्सर परीक्षाओं में पंक्तियां मिलाने के लिए पूछी जाती हैं, और वैसी पंक्तियां पूछी जाती हैं जो अक्सर किसी युग की जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को उदाहरण स्वरूप जो दिखाया गया है, जो साहित्यकारों की रचनाएं हैं उन रचनाओं में जो उदाहरण स्वरूप पंक्तियां दी गई हैं, अक्सर वो पंक्तियां पूछी जाती हैं। इसलिए मैंने यहां पर आपको यह पंक्ति दी है। अब समाजवादी यथार्थवाद की अगर हम बात करें तो समाजवादी यथार्थवाद में आप देखेंगे कि प्रगतिवादी कवि यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं, आदर्शवाद या अध्यात्मवाद में नहीं। किस में विश्वास रखते हैं? तो यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं। इनका जो यथार्थवाद है वो किस पर आधारित है? इनका यथार्थवाद समाजवादी मान्यताओं पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, यहां पर जितनी भी चीजें आपको समझाते चल रहे हैं अक्सर ये परीक्षाओं में पूछी जाती हैं।
जितने भी पेड मेंबर्स मैं बार बार समझा रहा हूँ कि कॉपी पेन लेकर बैठे। लेखनी कुमारी, अर्पित, हीरा मुनि, संगीता, सुनीता, जितने भी लोग हैं, वीनू, अनु, संजीव, सविता, श्वेता, रुचिता, निर्मला, सीमा, प्रज्ञा, हरिंदर, उर्मिला, जिनका एडमिशन अभी जल्दी हुआ इसलिए बताना पड़ रहा है इन लोगों को। बाकी जो पुराने मेंबर्स हैं वो तो कॉपी पेन लेकर बैठते हैं। पूनम है, प्रीति है, मंजुला है, नागेश है, अखिलेश है, सरिता है, मीनाक्षी है, प्रिया है, यानी जिनका एडमिशन अभी जल्दी में हुआ है ये लोग जरूर ध्यान दें। तो जो समाजवादी यथार्थवाद की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रगतिवादी कवि किस में विश्वास रखते हैं? तो पहला पॉइंट, यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं। किस में विश्वास है? यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं। आदर्शवाद या अध्यात्मवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। और इनका जो ये यथार्थवाद है वो कैसा यथार्थवाद है, किस पर आधारित है? तो समाजवादी मान्यताओं पर आधारित है। समाजवादी मान्यताओं पर आधारित है, जिसके अनुसार, यानी ये जो समाजवादी है, इस समाजवादी के अनुसार मानव के यथार्थ को निर्धारित करने वाली सबसे ताकतवर जो शक्ति होती है वो अर्थव्यवस्था होती है या उत्पादन प्रणाली कह सकते हैं। और मार्क्स ने ये कहा भी है, मार्क्स ने ये कहा भी है कि सारा चिंतन, सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती है। भाई अगर व्यक्ति भूखा है तो क्या भूखे पेट भजन होगी? आप खुद बताइए, क्या भूखे पेट किसी संस्कृति का आप पालन कर सकते हैं? अब मान लीजिए, जैसे उदाहरण के रूप में, अब तिलवा आ रहा है, कल या परसों में शायद तिलवा पड़ रहा है। अब जो रोड पर पड़े हुए हैं, जो बेचारे भूखे हैं, पेट भरने का साधन जिनके पास नहीं है, क्या वो उस संस्कृति का पालन कर पाएंगे? तो इसीलिए मार्क्स ने कहा है कि सबसे पहले पेट भरना जरूरी है। पेट भरने के बाद ही जो भी संस्कृति है, जो भी चिंतन है, वो अस्तित्व में आती है। और यही भाव इन कविताओं में है। जो नागार्जुन की कविता है अकाल, और उसके बाद जो कविता है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। आंखें कब चमकेंगी, कब चिंतन होगा, कब संस्कृति की बात होगी? जब घर में दाने होंगे, जब पेट भरने का साधन होगा। पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे, जब पूंजीवादी व्यवस्था की घृणा की बात होती है तो प्रगतिवादी साहित्य के आक्रोश का जो केंद्र है वो केंद्र क्या है? वो केंद्र यही पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीपति वर्ग है। मार्क्स का यह मानना है कि पूंजीपतियों द्वारा स्थापित उद्योगों में उत्पादन का कार्य मजदूर करते हैं, लेकिन उससे पैदा होने वाले धन को कौन हड़प लेता है? पूंजीपति हड़प जाते हैं। इस अधिशेष मूल्य को हस्तगत करके वे मजदूर का शोषण करते हैं। इसीलिए प्रगतिवादी कभी पूंजीवाद के प्रति विरोध का भाव रखते हैं। और मुक्तिबोध ने कहा है कि तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। ऐसे शोषितों के प्रति सहानुभूति और आस्था भी इन कवियों में देखने को मिलती है। प्रगतिवादी कविता में शोषण व अन्याय की चक्की में पिसते हुए मजदूर और किसान जो वर्ग है, इसके प्रति करुणा व आस्था का भाव देखने को मिलता है। कवियों को गहरा ये विश्वास है कि मजदूर व किसान वर्ग के वंचित लोग ही अंततः समाज की नीयत बदलने की शक्ति रखते हैं। तभी केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी इस कविता में कहा है कि मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये कहा है केदारनाथ अग्रवाल ने। और ये तभी होगा जब पेट भरने की शक्ति होगी, जब पेट भरा होगा, तभी वो समाज की नियति को बदल सकता है। और समाज की नियति को कौन बदल सकता है? तो जो निम्न वर्ग का है, जो मजदूर है, जो किसान है, वही इसको बदल सकता है। शोषकों से घृणा किया गया है। आप यहां पर देखेंगे तो इस धारा में शोषकों के प्रति घृणा का भाव देखने को मिलेगा। कहा गया है कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं, मां की हड्डी से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। यह दिनकर की पंक्ति है। ऐसे ही सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, जहां पर दिनकर ने कहा है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन की जब बात आती है, यहां पर थोड़ा सा आपको
जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रगतिवादी कवि सामाजिक संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं। कैसा परिवर्तन? तो क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं। यह परिवर्तन जो है वो हृदय परिवर्तन जैसी कल्पनाओं से नहीं है। हृदय परिवर्तन जैसी कल्पनाओं से नहीं है। मैंने इससे पहले भी अभी आपको बताया है कि मार्क्सवादी भाववादी विचारों द्वारा प्रतिपादित हृदय परिवर्तन के विचार से सहमत नहीं है कि हृदय परिवर्तन हो जाए, उस विचार से सहमत है, क्योंकि उसके भौतिकवाद के अनुसार भौतिक स्थितियां बदलने से विचार बदलते हैं, ना कि विचार बदलने से भौतिक स्थितियां। भाई किसी का भाव, क्या भाव बदलने से हृदय परिवर्तन हो सकता है? अगर होता भी होगा तो भी बहुत ही कम लोगों में। भौतिकवाद के अनुसार भौतिक स्थितियां बदलने से विचार बदलती हैं। भाई देखिए, जब आपको भौतिक सुख होगा, आपके पास सारी सामग्री होगी, रहन सहन खाने पीने सारी चीजें, जब लग्जरी आपके पास होगी, भौतिक स्थितियां आपकी बदलेंगी, तो जाहिर सी बात है विचार भी बदल जाएंगे। विचार बदलने से भौतिक स्थितियां नहीं बदलती हैं। आप बहुत ही विचार अपना बदल डालें, क्या आपके अपने विचार बदल देने से आपके पास सारे सामान आ जाएंगे, लग्जरी हो जाएंगे? आप खुद सोचिए, क्या अपने विचार बदल लेने से आपकी भौतिक स्थितियां सही हो जाएंगी? अगर केवल विचार बदलने से भौतिक स्थितियां सही हो जाती तो जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, वो भी अपना विचार बदल लेता और भौतिक स्थितियां बदल जाती, फिर मजदूरी करने की क्या जरूरत? और यही मार्क्सवाद कहता है। मार्क्सवाद यह कहता है कि भौतिकवाद के अनुसार भौतिक स्थितियां बदलने से विचार बदलती हैं, न कि विचार बदलने से भौतिक स्थितियां। और यही ये प्रगतिवादी जो हैं वो सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन चाहते हैं और कहते हैं कि हृदय परिवर्तन जैसी कल्पनाओं से नहीं होता है, बल्कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से होगा, और यह परिवर्तन आमूलचूल होगा। व्यवस्था में नहीं, व्यवस्था का परिवर्तन होगा। तभी पर यहाँ दिनकर की पंक्ति है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। प्रगतिवादियों की यह स्पष्ट मान्यता है कि वर्ग संघर्ष की जो बात मैंने की, ये वर्ग संघर्ष के बीच का कोई रास्ता नहीं होता कि वर्ग संघर्ष के कोई बीच का रास्ता है उसे निकाल लिया जाए। भाई जो शोषित वर्ग है, शोषित वर्ग के पक्ष में ही नहीं है, वो शोषक के पक्ष में भी है। तटस्थता की चादर ओढ़ने वाले भी अंततः इतिहास में अपराधी ही माने जाएंगे। दिनकर ने कहा है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है, कौन है? तटस्थ। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका ही अपराध। तो तटस्थता की चादर ओढ़ने वाले भी अंततः इतिहास में अपराधी ही माने जाएंगे। किसी एक पक्ष को लेकर नहीं चला जाता, और यहां पर भी आप देखेंगे कि पूर्णतः एक पक्ष को ही लेकर नहीं चला गया है। केवल शोषित वर्ग के पक्ष में ही नहीं, बल्कि शोषक के पक्ष में भी बातें की गई हैं। अब अगर हम राष्ट्रीय चेतना की बात करें, इस युग में राष्ट्रीय चेतना की अगर बात करते हैं तो देखेंगे कि प्रगतिवादी कभी भी राष्ट्रीयता की चेतना से युक्त हैं, पर उनके लिए राष्ट्रीयता का अर्थ छायावादी कवियों से भिन्न है। भाई छायावादी कवियों में जो राष्ट्रीय चेतना थी, वो छायावादी कवियों में राष्ट्रीय चेतना अलग थी, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना अगर आप देखेंगे तो इसमें राष्ट्रीय चेतना एकदम से अलग ही आपको देखने को मिलेगी। अगर इससे पहले उत्तर छायावाद की बात करें तो उत्तर छायावाद में राष्ट्रीय चेतना अलग थी। यहां पर राष्ट्रीय चेतना, भाई आप देखेंगे राष्ट्रीय चेतना, अगर छायावाद में हम देखें राष्ट्रीय चेतना, छायावाद में अगर राष्ट्रीय चेतना देखें, राष्ट्र का प्रेम देखें, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति देखें, तो छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर भी मुखरित हुए। जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो गीत योजना प्रस्तुत किया है, उसमें राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति है। उन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्र अंकित किए हैं, और उन्होंने लिखा है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। माखनलाल चतुर्वेदी के गीतों में भी राष्ट्रभक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर थी।
उन्होंने जो ये लिखा है पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा में उन्होंने एक पुष्प की इच्छा जाहिर की है, इच्छा व्यक्त की है, शहीदों के चरणों के तले आने का सौभाग्य मिले, है नहीं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाऊं वीर अनेक। तो वहां पर राष्ट्रीय भावना अलग है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना अलग है। यहाँ पर प्रगतिवादी कभी भी राष्ट्रीयता की चेतना से युक्त है, लेकिन इनकी राष्ट्रीयता छायावाद की राष्ट्रीयता से अलग है। ये कभी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं है, ना ही इन्हें राष्ट्र के गौरवमयी अतीत या महान दर्शन के प्रति भावुक होना पसंद है, बल्कि ये तो राष्ट्र का महत्व राष्ट्र के जो वंचित नागरिक हैं, राष्ट्र के वंचित नागरिकों के आधार पर तय करते हैं। जहां पर नागार्जुन जी ने कहा है कि जहां न भरता पेट देश वो कैसा भी हो महानरक है। नागार्जुन ने यह भी कहा कि कागज की आज़ादी मिलती ले लो दे दो आने में। तो जो राष्ट्र से वंचित लोग हैं, जो वंचित नागरिक हैं, उसे आधार बनाया गया है, न कि छायावादियों की तरह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्थन किया गया है, न कि गौरवमयी अतीत की बात की गई है, न कि महान दर्शन की बात की गई है, बल्कि यहाँ पर राष्ट्र के वंचित नागरिकों को आधार बनाकर यहाँ पर बताया गया है। अब अगर राजनीतिक चेतना की बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक जो चेतना है, प्रगतिवाद में जो राजनीतिक चेतना है, तो जो प्रगतिवादी कवि हैं, प्रगतिवादी कवि कई अन्य कवियों की तरह राजनीति से दूर नहीं भागते हैं, बल्कि राजनीति को यथार्थ की पहचान का प्रतीक और यथार्थ बदलने की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखते हैं। ये उदारवादी लोकतंत्र का अंध समर्थन करने के स्थान पर उसकी आंतरिक विसंगतियों का चित्रण करते हैं। जो आंतरिक विसंगतियां हैं उन पर व्यंग किया गया है। आप देखेंगे कि प्रगतिवादियों में व्यंग खूब मिलेगा आपको, और वो व्यंग अक्सर लोकतंत्र पर ही किया गया है। तथाकथित लोकतंत्र वस्तुतः किस प्रकार शोषक वर्ग के हितों को ही सुरक्षा और अभिव्यक्ति करता है, यह नागार्जुन की पंक्ति व्यक्त कर रही है कि खादी ने मलमल से चुपचाप साठगांठ कर डाली, बिरला टाटा डाल मियाँ की 300 दिन दिवाली है। तो यह व्यंग किया गया है। ग्राम्य प्रकृति छायावाद में भी थी, ग्राम्य प्रकृति यहां पर भी देखने को मिलेगी, लेकिन वहां की ग्राम्य प्रकृति अलग थी, यहां की ग्राम्य प्रकृति अलग है। प्रगतिवादी कभी प्रकृति को सैलानी की नहीं, किसानों की आंखों से देखता है, जबकि छायावाद में सैलानी की आंखों से देखा गया है, क्योंकि ये कवि जन के प्रतिनिधि हैं, अभिजात वर्ग के नहीं। इनके यहाँ गुलाब के सौंदर्य का स्थान चने के सौंदर्य ने ले लिया है, क्योंकि वह जन सामान्य के जीवन से जुड़ा है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। तो यहाँ का जो प्रकृति ग्राम्य प्रकृति है वो गुलाब के सौंदर्य का नहीं बल्कि चने के सौंदर्य का है, अर्थात जन जीवन से लिया गया है। प्रगतिवादियों का प्रकृति चित्रण वर्ग संघर्ष की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी है। छायावाद में जो प्रकृति कवि को अपनी गोद में आश्रय देती थी, वह प्रगतिवाद में आकर क्रांति का संकेत देती है। और केदारनाथ अग्रवाल की यह पंक्ति तब याद आती है कि तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, घूसे कसकर तोड़ रहा है तट चट्टानी। छायावाद में जिस तरीके से प्रेम वर्णन था, वैसा ही प्रेम वर्णन आपको यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन छायावाद के प्रेम वर्णन और यहाँ के प्रेम वर्णन में अंतर है। यहाँ प्रेम साहित्य के प्रत्येक युग का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। जो प्रेम है वो प्रेम साहित्य के प्रत्येक युग का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। प्रगतिवाद भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ प्रेम साहचर्य एवं सहजीवन से उत्पन्न होता है। प्रेम के लिए इन कवियों को प्रकृति की गोद में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, वो तो श्रम करते समय भी महसूस किया जा सकता है। प्रेम साधारण जीवन का सहज अंग है, यह किसी विशेष परिस्थिति की मांग नहीं करता। प्रेम समाज से काटता नहीं है, बल्कि वह तो व्यक्ति के सामाजिक होने की भावभूमि है।
त्रिलोचन ने कहा है कि मिलकर वह दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी। यहाँ पर भी प्रेम वर्णन है। सौंदर्य वर्णन की बात करें तो प्रेमचंद ने यह भी तो कहा अपने एक उपन्यास में कि सौंदर्य हमको वहां भी देखने को मिल सकता है जहां मेड़ पर एक दुबली पतली महिला अपने बच्चे को बैठे दूध पिला रही होती है, तो वहां पर भी तो प्रेम देखने को मिल सकता है, ममता देखने को मिल सकती है। त्रिलोचन की यह भी पंक्ति है कि मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्रेम तुम्हारा, तो यहां पर भी आपको प्रेम देखने को मिल जाएगा। प्रगतिवादी जो आंदोलन है वो कथ्य का आंदोलन था, शिल्प का नहीं था, इसलिए इसमें शिल्प को महत्व नहीं दिया गया है। इसी प्रकार इसमें प्रबंधात्मकता का अभाव है। इस धारा के कवियों ने सहज जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया है। इस धारा के कवियों ने लोक धुन पर अधिक बल दिया है और लोक जीवन से बिंब लिया है। इस धारा के कवियों ने प्रतीक पर ध्यान न देकर व्यंग पर अधिक ध्यान दिया है। प्रतीक पर ध्यान न देकर व्यंग पर ध्यान दिया है। तो यहां पर प्रतीक और व्यंग की अगर हम बात करते हैं, जो इसमें प्रतीक है वो प्रतीक कहां से लिया गया। यहां पर जो प्रतीक की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रतीक पर ध्यान नहीं दिया गया है, और अगर कहीं पर भी प्रतीक आपको देखने को मिलेगा भी तो प्रतीक आप देखेंगे कि जन साधारण से ही लिया गया है। जैसे तेज धार का कर्मठ पानी, जो भी मैंने आपको बताया कि तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, घूसे कसकर तोड़ रहा है तट चट्टानी, तो यहां पर जो प्रतीक है वो वर्ग संघर्ष को व्यक्त करता है। पानी वंचित वर्ग को व्यक्त करता है। तेज धार का कर्मठ पानी, तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, घूसे कसकर तोड़ रहा है तट चट्टानी, तो यहाँ पर जो पानी है वो पानी वंचित वर्ग को व्यक्त कर रहा है, जबकि जो चट्टान है वो चट्टान कौन है, शोषक वर्ग है, शोषक वर्ग की मजबूत स्थिति को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रतीक लिए गए हैं वो जो भी प्रतीक आपको मिलेगा, वैसे प्रतीक का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं पर मिलेगा वो संघर्ष को व्यक्त करता है। हाँ, व्यंग खूब आपको मिलेगा। इन कवियों में व्यंग क्षमता की अत्यधिक प्रभावशील उपस्थिति है। समाज के मूल हितों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध होने के कारण यह कवि स्वार्थी व व्यक्तिवादी तत्वों को सहन नहीं कर पाते और एक तिलमिलाहट पैदा करने वाले तीखे व्यंग का प्रयोग करते हैं। 10,000 10 लाख मरे, 10,000 10 लाख मरे पर झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो एक व्यंग यहां पर दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे अभी मैंने आपको व्यंग बताया कि खादी ने मलमल से चुपचाप साठगांठ कर डाली, जो नागार्जुन की पंक्ति है, बिरला टाटा डाल मियाँ की 30 दिन दिवाली है, ये क्या है, व्यंग ही तो है। अब इसके बाद प्रगतिवादी कवियों की अगर बात करें तो इसमें नागार्जुन है, मुक्तिबोध है, त्रिलोचन है, रांगे राघव है, शिवमंगल सिंह सुमन है, रामविलास शर्मा है, केदारनाथ अग्रवाल है। तो वैसे भी ये लेक्चर 48 मिनट का हो चुका है। चलिए एक कवि की बात कर लेते हैं, केदारनाथ अग्रवाल की बात हम लोग इसमें कर लेते हैं। बाकी जो कवि हैं उन कवियों के लिए इस पर आधारित दूसरा लेक्चर, इसका दूसरा पार्ट आप लोगों को उपलब्ध करा दे रहे हैं, जो कि पिछली क्लास का है। पिछले बैच में मैंने कराया था केदारनाथ अग्रवाल, यहाँ पढ़ लीजिए। बाकी जो पिछले बैच में दूसरा पार्ट कराया था वो आप लोगों को उपलब्ध करा दे रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, पिछले क्लास का लेक्चर है। कुछ लोग देखिए, तथ्य वही है, साहित्य में तथ्य वही है। अनु ध्यान दीजिए, रुचिता, निर्मला, उर्मिला, प्रीति, पूनम, सभी लोग ध्यान दीजिए, तथ्य वही है भाई। नागार्जुन पढ़ना है तो नागार्जुन वही पढ़ेंगे, आज के नागार्जुन थोड़े पढ़ेंगे। तो इसका दूसरा भाग पिछली कक्षा में जो मैंने कराया था वो वीडियो आपको भेज दे रहे हैं, जिससे पूरा का पूरा प्रगतिवाद आप देख सकें, नहीं तो फिर बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा ना, तो उसे देख लीजिएगा, वो भी आपको भेज देंगे। केदारनाथ अग्रवाल, जिनका जन्म 1911 में हुआ, जिनका देहांत 2000 ईस्वी में हुआ, इन्हें केन का कवि कहा जाता है। इनका प्रथम काव्य संग्रह है युग की गंगा। प्रारंभ में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। ब्रज भाषा में कवित्व सवैया छंद में लिखते थे। इनकी कविताओं में मानव और प्रकृति के सौंदर्य का बड़ा सहज, वेगवान और उन्मुक्त रूप मिलता है। केदारनाथ अग्रवाल ने कहा है कि मैं नई कविता का विरोधी नहीं,
उसके उन सब तत्वों का विरोधी हूँ जो उसे कविता नहीं, मस्तिष्क की विकृति और युग विशेष का एकांग आकृत बना देते हैं। नई उपमाओं, नए स्पर्शों के धरातल, नए आकार, नई ग्रहणशीलता आदि सबका स्वागत है। इन्होंने ये भी कहा कि कुछ नासमझ लोग नकारने पर तुले हैं। कोई कुछ कह रहे हैं, मुझे ढकेल रहे हैं, लेकिन गिरा नहीं सकते। कविता मुझे सिर पर चढ़ाए चढ़ाए, उठाए उठाए लोक चेतना में ले आई। मैं खूब खिलखिला रहा हूँ, नकारने वालों को ठेंगा दिखा रहा हूँ। इनके कविता संग्रह अपूर्वा के लिए 1986 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला। बच्चन सिंह ने कहा है कि जहां तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि किसने केदारनाथ अग्रवाल को छायावादोत्तर कविता का सुमित्रानंदन पंत कहा है, तो बच्चन सिंह ने कहा है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के लिए है कि किसने कहा है, किसने कहा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और इस पर आधारित परीक्षा में प्रश्न भी आ सकता है। इस पर आधारित परीक्षा में प्रश्न भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। रात में लाइव कक्षा जब होगी, लाइव कक्षा में भी आप लोगों को ये सारी चीजें बताई जाएंगी। लाइव कक्षा में ये सारी चीजें बताई जाएंगी। अशोक त्रिपाठी की अगर बात करें तो अशोक त्रिपाठी ने केदारनाथ अग्रवाल के बारे में क्या कहा है। केदारनाथ अग्रवाल के बारे में आप देखेंगे कि कहा है कि केदार धरती के कवि हैं, खेत खलिहान कारखानों और कचहरी के कवि हैं, इन सब के दुख दर्द संघर्ष और हर्ष के कवि हैं। ये अशोक त्रिपाठी ने कहा। जो सिलाएं तोड़ते हैं मैं संकलित कविता आराध्य के माध्यम से उन्होंने सोहनलाल द्विवेदी को लिखा है कि जिसकी छवि में विश्व मुग्ध है, जिसकी छवि में विश्व मुग्ध है, उसको जी से प्यार करो, उस प्रिय के चरणों में अपना जीवन धन बलिहार करो। जो सिलाएं तोड़ते हैं मैं संकलित कविता मित्र को पत्र के माध्यम से उन्होंने रामेश्वर शुक्ल अंचल के पत्र का उत्तर दिया है। खेत का दृश्य जो इनकी कविता है उसमें उन्होंने धरती को राधा और किसान को कृष्ण का प्रतीक मानकर चित्रण किया है। चंदू और चैत कविता में ग्रामीण युवकों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया है। युग की गंगा में विषम अर्थव्यवस्था को चित्रित किया है। देखिए, जब युग की गंगा की बात आती है तो इनका एक और है लोक परलोक। लोक परलोक पता होगा आप लोगों को, लोक और परलोक। जितने लोग वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उन्हें जरूर पता होगा। लोक और परलोक जो रचना है केदारनाथ अग्रवाल की, इसमें उन्होंने कहा है कि कविताई ना मैंने पाई। लोक परलोक की भूमिका का कथन मैं आपको बता रहा हूं कि कविताई ना मैंने पाई ना चुराई, इसे मैंने जीवन जोत कर किसान की तरह बोया और काटा है। यह मेरी अपनी है और मुझे प्राण से अधिक प्यारी है। यह लोक और परलोक की भूमिका में कहा गया है। लोक और परलोक की भूमिका में कहा गया है। ध्यान देना, बाद में जब लाइव कक्षा में पूछा जाए तो यह मत कहना सर मुझे नहीं पता था। लोक परलोक की भूमिका में उन्होंने कहा कि कविताई ना मैंने पाई ना चुराई, इसे मैंने जीवन जोतकर किसान की तरह बोया और काटा है। ये मेरी अपनी है और मुझे प्राण से अधिक प्यारी है। इनकी जो रचना है जमुन जल तुम कविता इन्होंने अपनी पत्नी के याद में लिखा। फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। इसके अलावा आगे देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल की जो और रचनाएं हैं कि फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और परलोक, आग का आईना, गुल मेहंदी, ये सारी इनकी रचना है। वैसे एक और ध्यान रखिएगा आप लोग, हो सकता है बाई द वे परीक्षा में पूछा जाए, शमशेर बहादुर का कथन। शमशेर बहादुर ने केदारनाथ अग्रवाल के बारे में क्या कहा है, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन तो आपके पास होगा ही, मैं बार बार लेक्चर में बता रहा हूँ। और जो भी हमारे व्यूवर्स हैं देख रहे हैं वो भी ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठा करें। और जो वीडियो पब्लिश है, जो चैनल पर पब्लिश किया जाए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं या बहुत सारे जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उन्हें भी इसकी मदद मिल सके। तो शमशेर बहादुर ने केदारनाथ अग्रवाल के बारे में कहा कि केदार बुनियादी तौर पर एक नॉर्मन रोमानी कवि हैं। केदार बुनियादी तौर पर एक नॉर्मल रोमानी कवि हैं, लिख लीजिए।
शमशेर बहादुर ने केदारनाथ अग्रवाल के बारे में कहा कि केदार बुनियादी तौर पर एक नॉर्मल रोमानी कवि हैं, छायावादी रोमानी नहीं, छायावादी रोमानी नहीं। लिख लिया? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो केदारनाथ अग्रवाल की ये रचनाएं हैं। ये PDF आप लोगों को सुबह 10 बजे भेज दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो अब इसके बाद में जो अगला वीडियो मिलेगा, अगला पार्ट मिलेगा, वो नागार्जुन, उसमें आप पढ़ेंगे कि उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। इसके अलावा इनका प्रारंभिक काव्य संकलन युगधारा है। बचपन का नाम ठक्कन मिश्र था, काशी में रहते हुए वैदेह उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो ये नागार्जुन के ऊपर जो दूसरा वीडियो अभी आपको मिलेगा, जो दूसरा पार्ट मिलेगा, वो नागार्जुन के ऊपर होगा। जो प्रगतिवादी और भी जितने कवि हैं, रामविलास शर्मा ने क्या कहा नागार्जुन के बारे में, किसने क्या कहा, वो सब मिलेगा। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनके बारे में आपको मिलेगा जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें। इसके अलावा ये PDF वैसे मैंने भेज दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में, त्रिलोचन शास्त्री के बारे में। तो इन सब के बारे में जो दूसरा पार्ट है वो अभी आपको मिलेगा, जो पिछले लेक्चर में मैंने कराया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो, ये सारा तथ्य आपके समझ में आया होगा, चीज़ें आप लोगों ने लिख लिया होगा। जो भी नए लोग हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर 8052584004 इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। UGC नेट का नया बैच चल रहा है, UPHESC हायर का भी चल रहा है। बाकी रात में 8:30 बजे लाइव कक्षा में हम लोग पुनः मिलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।